बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम युसरा है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरे अब्बा मजदूर थे और अम्मा घरेलू खातून थी। 3 बहन भाइयों को पालना अब्बा के लिए बहुत मुश्किल था। तभी अम्मा ने सबसे छोटी बहन को मेरी खाला को दे दिया, जिनका बस एक ही बेटा था और वो बहुत अमीर तो नहीं थी, लेकिन हमसे अच्छा खाते पीते थे। मेरा अपनी खाला से बहुत प्यार था, क्योंकि मेरी अम्मा 2 ही बहनें थी और मेरी अम्मा बड़ी बहन थी। इनकी पहली औलाद होने की वजह से खाला मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, जो खाला ने अपने सर पर मुझे 14 जमातें पढ़ाई थी। अम्मा अब्बा ने शुरू से ही एक बात समझाई थी कि बेटा, कुछ भी हो जाए, माँ बाप का सर नहीं झुकना चाहिए। बचपन से ही हमें ऐसा माहौल दिया गया जिसमें हम लोग हर चीज से दूर थे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थे। सींच सींच कर कदम रखना हमें सिखाया गया। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ रुकना भी बुरा समझा जाता था। मैं स्कूल जाती थी, वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ बन गईं, जो बहुत तेज और बुरी लड़कियाँ थी। वो मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहती थी। मैं 5वीं जमात में थी जब एक लड़की मुझे अपने घर ले गई। अब्बा ने सख्ती से मना किया हुआ था कि घर से पूछे बगैर कहीं नहीं जाना, लेकिन अब वही हिफाजत करती दीवारें घुटन बनने लगी थी। मैं अम्मा को खबर किए बगैर अपनी सहेली के साथ उसके घर चली गई। सहेली का एक भाई शराबी था। ये बात मुझे उसके घर जाकर पता चली। मेरी सहेली ने मुझे एक कमरे में बिठाया और खुद न जाने कहाँ चली गई। उसकी अम्मा भी अजीब सी खातून थी। ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा दम घुटने लगा तो मैं कमरे से निकलकर अपनी सहेली को तलाश करने लगी। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि मैं अपनी सहेली को तलाश कर सकती। मैं अपनी सहेली को तलाश करती करती एक कमरे के पास से गुजरी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से दबी दबी चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरी जान लबों पर आ गई। एक लंबे कद वाला आदमी, जिसने खुद को काले रंग की चादर में लपेट रखा था, और उसके बिल्कुल सामने मेरी सहेली खड़े बोली जा रही थी। एक तरफ सहेली की अम्मा खड़ी थी। मैं नहीं जानती कि वो क्या कह रही थी। छोटी थी, मगर इतनी भी छोटी नहीं थी। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अभी मैं सोचों में ही गुम थी कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, जब मेरी सहेली की अम्मा की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरी रूह लर्ज गई। जब सहेली की अम्मा ने इस नकाब पोश आदमी से बोला कि लड़की कितने में खरीदेगा। अल्फाज थे या सीसा पलाई जो मेरे कानों में अंडेली गई थी। कहने को तो मेरी सहेली भी 5वीं जमात की मासूम बच्ची थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब उसने अपनी अम्मा को दिया बाई कहकर बुलाया और मुझे बेचने के बाद पैसों को आधा आधा करने का बोल रही थी, ये कहीं से भी मासूम बच्ची नहीं लग रही थी। मुझे बेचकर यहाँ से कनाडा भेजा जा रहा था। मुझे इन सब से बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं खामोशी से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में मेरा पाँव टेबल से टकराया और फिर टेबल पर पड़ा गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। इससे पहले कि कोई बाहर आता, मैं जल्दी से भाग निकली। भागते हुए मेरी सांस फूल रही थी, मगर मुझे अभी परेशानी थी तो बस अपनी इज्जत की। पूरा रास्ता अब्बा के कहे गए अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। अब्बा अम्मा ने जिस तरह हमें दुनिया की धूप छांव से बचा कर रखा हुआ था, आज उस बात का एहसास बहुत अच्छे से हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया था। ये सोच ही मेरी जान निकाल रही थी। अगर आज वक्त पर मैं इनकी बातें न सुनती तो मेरे साथ क्या क्या हो जाता। मैं घर लौटी तो पसीने में शराबूर थी। अम्मा तो देखते ही परेशान हो गई। मेरे सदके वारी जाने लगी तो एहसास हुआ ये तो मोहब्बत की दीवारें हैं, इसके बाहर तो बस नफरत ही नफरत है। मैं अम्मा के सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा परेशान हो गई, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। उस दिन के बाद 2 हफ्ते तक मैं तेज बुखार में तपती रही। घर वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या है।
उसके बाद से मैंने स्कूल ना जाने की रट लगा ली। मुझे घर की बंद चार दीवारी महफूज लग रही थी। एक रोज मेरी खाला का बेटा हमारे घर आया तो अम्मा ने उससे मेरे स्कूल की बात की, जिस पर मेरी खाला के बेटे ने मुझसे बहुत पूछा कि क्यों स्कूल नहीं जाती मैं। मुझे भी सहारे की जरूरत थी। कब तक अपने नन्हे दिल में इतना बोझ रखती। मैंने उससे वादा लिया कि वो घर किसी को नहीं बताएगा और उसे हर बात बिल्कुल सच सच बता दी। पहले तो वो मुझसे नाराज हुआ, फिर बच्ची समझकर माफ कर दिया और मुझे समझाया कि अब से मैं स्कूल जाऊंगी और वो खुद मुझे छोड़कर आएगा और लेकर आएगा। मैं उसकी बात पर राजी हो गई और अगले ही रोज से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की अब स्कूल नहीं आती थी। खाला का बेटा बहुत अच्छा इंसान था। उस दिन से मैं उसे अपने दिल की हर बात करने लगी। उसने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की थी। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू हुई तो उसने बस एक बात की थी कि आज के बाद मैं निकाब करके कॉलेज आया जाया करूं। मुझे भी खाला के बेटे की बात बहुत अच्छी लगी। तब से मैंने निकाब करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिल का खौफ आज तक नहीं खत्म हुआ। वक्त गुजरता गया और मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया। अम्मा अब्बा अब मेरे लिए रिश्ता देखने लगे। कई रिश्ते आए और गए, लेकिन हमारी गुर्बत की वजह से किसी को मैं पसंद नहीं आती थी। मेरी अम्मा ने अपनी परेशानी मेरी खाला को बताई। खाला ने तसल्ली दी और घर चली गई। कई दिन गुजरे तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब खाला अपने बेटे के साथ फिर से घर आई। साथ मेरी छोटी बहन भी थी। मेरी खाला ने आते ही मेरी अम्मा से कहा कि वो आज अम्मा से कुछ लेने आई हैं, जिस पर अम्मा की तो खुशी की इंतहा ही न रही। कहीं ना कहीं अम्मा भी खाला के बेटे के लिए मेरा सोचे बैठी थी। हैरत का झटका तो तब लगा जब खाला ने मेरी छोटी बहन जो खाला को ही दे दी थी उसका हाथ अपने इकलौते बेटे के लिए मांगा। मेरी तो आंखें भर आईं। अम्मा है कहने पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी खाला के बेटे के लिए जगह बन गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर मेरे ज़मीर ने मुझे झंडोड़ा तो एहसास हुआ कि मैं अपनी बहन के लिए क्यों खुश नहीं हो रही। अम्मा को मैंने झट से हाँ कहने का कहा तो अम्मा भी हैरान हो गई और खाला को हाँ कर दी। अब्बा और भाई भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन अम्मा की शर्त थी कि पहले मेरी शादी होगी, इसके बाद बहन की। खाला को भी कोई मसला नहीं था। मैं दिन रात अपने रिश्ते के लिए दुआ गो रहती, क्योंकि अब मेरी उम्र गुजरती जा रही थी। एक रोज गांव से दूर एक लड़के का रिश्ता आया। लड़का न सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि काफी अमीर भी था। मैंने अम्मा से कहा कि फजूल में अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितने वो अमीर हैं मेरा रिश्ता कभी भी नहीं होना उधर। अम्मा ने मुझे डपटा और अब मुझे उनके सामने ले आई। अम्मा के मुताबिक सब बहुत अच्छे लोग थे। जब मैं इनके पास जाकर बैठी तो लड़के की अम्मा मुझ पर सदके वारी जाने लगी। मुझे देखने लड़के का बाप, लड़की की माँ और लड़के की एक चच्ची भी आई थी। लड़के की एक कजन जो चच्ची की बेटी थी मुझे काफी गौर से देख रही थी कि मुझे शर्मिंदगी से महसूस होने लगी, जैसे मैंने कोई गुनाह सरजद किया हो। लड़के की चाची ने बताया कि लड़के का एक और भाई भी है, वो घर पर मौजूद है। लड़की की चाची तो बहुत अच्छी थी, मगर जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि लड़की की माँ और बाप बिल्कुल खामोश थे। लड़के वाले घर गए और जाकर अपनी रजामंदी दे दी और अगले ही रोज हमें अपने घर बुला लिया। इस तरह मेरा रिश्ता हो गया। लड़के वालों ने जहेज लेने से मना कर दिया। अम्मा अब्बा को और क्या चाहिए था, हमारी तरफ से सादगी से निकाह होना था। वक्त गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने शौहर के घर जाना था। मेरा शौहर देखने में भी बहुत खूबसूरत था। मुझे तो हैरानगी सिर्फ इस बात की थी कि इतने अमीर लोग हमें मिल कहाँ से गए और कैसे मेरा रिश्ता यहाँ हो गया। मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई थी। बारात भी देखने के लायक थी। एन मौके पर हमें 5 से 6 देगे मजीद बनवानी पड़ी। मैं गांव की पहली लड़की थी जिसकी बारात इतनी धूमधाम से आई थी। गांव वाले तो मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। इतनी बड़ी बारात आज तक हमारे गांव वालों ने देखी ही नहीं थी। गाड़ियों का अंबार लगा हुआ था। फैशन करती औरतें चमचमाती गाड़ियों से निकलकर हमारे बोसीदा से घर में जा रही थी। कुछ औरतें बातें कर रही थी तो कुछ खामोशी से जहां जहां जगह मिले बैठ जाती थी।
रुखसती का शोर उठा तो मैं भी हर लड़की की तरह अपने अम्मा अब्बा के साथ लगकर रो पड़ी। मुझे गाड़ी में बहुत शानो शौकत के साथ लेके जाया गया। अपने शौहर के घर जाते ही मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब मेहमान जा चुके थे। अगली सुबह जब मैं अपने शौहर के साथ नाश्ते पर पहुंची तो वहाँ चची, सास और ससुर और चची की बेटी बैठे थे। लेकिन नाश्ते की मेज पर एक खूबसूरत जवान मर्द और भी, तो जिसका चेहरा मेरे शौहर से मिल रहा था। मेरे टेबल तक जाते ही उसने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा कि मैं अंदर ही अंदर कांप गई। जब मेरे शौहर ने सबको सलाम किया, मेरा हैरानगी से उस मर्द को देखने के बाद मुझे बताया कि वो मेरा देवर है। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और सबको सलाम करती नाश्ते की मेज पर बैठ गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे शौहर की चची की बेटी जल्दी से उठी और मेरे शौहर को नाश्ता निकाल कर देने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं मेरे शौहर ने भी मेरा बुरा मानना भांप लिया। तभी चाची की बेटी को टोक दिया, जिस पर वो बुरे बुरे मुंह बनाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरे देवर की नजरें मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझे इसकी नजरों से घबराहट होने लगी, लेकिन इसका अंदाज कुछ अजीब था, जैसे वो अपने होश में ना हो। शादी के बाद हर रोज मेरा 16 साला देवर कमरे में आकर मेरी वीडियो बनाने लगता। 16 साला लड़का बच्चा नहीं होता और उसका मेरी वीडियो बनाना बहुत अजीब बात थी। मैं अक्सर अपने शौहर को कहती कि मेरे देवर को टोका करें। शौहर हर बात यही कहता कि ये ज़हनी तौर पर बच्चा है और इसे कमरे से निकाल देता। अब तो मुझे भी आदत सी हो गई थी। मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करती रहती। एक रोज मैं नहा रही थी तो जैसे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैं डर के मारे जब इधर उधर देखा तो अपना वहम समझकर वॉशरूम से बाहर आ गई। अब तो हर रोज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैं अक्सर अपने शौहर से कहती तो वो ये कहकर बात को डाल देते कि मेरा वहम है और कुछ नहीं। दिन गुजरते गए। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे और मैं 3 महीनों से अपने मायके नहीं गई। शौहर से इजाजत लेकर कुछ रोज बाद मैं मायके गई तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। औरतें मुझे देखकर अपनी बेटियों को अंदर छुपा रही थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। आसमान तो सर पर तब टूटा जब मैं अपनी हमसाई के पास सलाम लेने के लिए गई। मैंने जैसे ही सलाम लेना चाहा तो हमसाई की बात सुनकर मुझे धचका लगा जब उसने कहा कि शक्ल मोमिना, करतूत काफिरा। मैं तो हैरत से उस हमसाई को देखने लगी। मेरे देखते ही देखते हमसाई घर गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पीछे से 2 औरतें गुजरी तो मुझे देखकर बातें करने लगी। मेरी जान निकल गई जब उन औरतों की बात सुनी कि शादी अमीर घर में क्या हुई, ये तो बाप की सारी लाजो शर्म ही बेच बैठी है। दूसरी की आवाज आई जिसने कहा कि अमीर होकर बेशर्म ही हो गए हैं। शादी से पहले कितनी मासूम लगती थी। हो सकता है शौहर ने मजबूर किया हो। इनमें से एक औरत को मुझ पर तरस आ रहा था, लेकिन क्यों, किस बात से, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने हैरत और दुख से औरतों को देखा जो बोलते वक्त कुछ भी नहीं सोच रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। हमसाई और औरतों की बातें जैसे जहन में गर्दिश करने लगी थी। मैंने सर झटक कर अपने घर का दरवाजा खटकाया तो सब मोहल्ले वाले तौबा तौबा करने लगे। मैंने भराई आंखों से सबकी तरफ देखा। तब तक अम्मा दरवाजा खोल चुकी थी। मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरा भाई जो मुझसे छोटा था मगर फिर भी मेरी तरफ हाथ उठाने को भागा। मैं सहम कर अम्मा के पीछे छुप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। भाई अम्मा को कहने लगा कि इसे निकाल दें घर से, वरना वो मुझे जान से मार देगा। मैं तो अपने भाई की बात से हैरान थी। मैंने रोते हुए अम्मा से पूछा कि हुआ क्या है, क्यों सब ऐसे रवैया अख्तियार कर रहे हैं। गांव वाले भी मुझे देखकर ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई बीमारी हूँ और किसी को लग गई तो वो हलाक हो जाएगा। तभी अम्मा ने रोते हुए मुझे भाई का फोन दिखाया और फोन देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि फोन में मेरी वीडियो चल रही थी जिसमें मैं नहा रही थी। जब मैंने नीचे पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ बहुत गंदी जबान लिखी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मा ने मुझे वो तस्वीर भी दिखाई जो मुझे याद भी नहीं पड़ता कि ये किस वक्त की हैं। तस्वीरें नाजेबा हालत में थी कि मैं खुद अपनी तस्वीरें देखकर शर्मिंदा हो गई।
मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सब गांव वालों की बातें याद आने लगी तो दिल किया जमीन में दफन हो जाऊं। अब्बा से तो दूर, अब मैं अपने छोटे 3 साल के भाई से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और अम्मा से कहने लगी कि अब तो मेरा शौहर मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। मेरी खाला और मेरी खाला का बेटा घर आए तो सब परेशान थे। खाला को भी जब वीडियोस का इल्म हुआ तो वो अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँच गई। मेरा दिल किया कि मैं उस दिन से पहले मर जाती तो अच्छा था। वही कजन जिससे मैं अपने दिल की हर बात करती थी, आज उसके सामने नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं रोती हुई कमरे में चली गई। बाहर सब बैठे हुए थे। जब मेरे शौहर का फोन आया मेरी तो रूह कांप गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फोन उठाऊं या नहीं। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरा कजन कमरे में आया तो मैंने रोते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरे कजन ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 से 4 बार शौहर का फोन आने के बाद थक हार कर मैंने फोन ही बंद कर दिया। रात के वक्त जब मैं सबके दरमियान बैठी थी तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने पहले हैरत से फोन को देखा और फिर बेध्यानी में कॉल उठाकर अभी कान को लगाई थी। मुकाबिल जो था वाहियात अल्फाज सुनकर जैसे ही मेरा वजूद ज़लज़लों की जद में आ गया था। सबके दरमियान बैठे मेरे जिस्म हौले हौले कांपने लगा तो मेरे कजन ने मुझसे फोन लेकर अपने कान को लगाया और देखते ही देखते फोन दीवार में शिद्दत से लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट चुका था। मैं चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे कजन ने पूछा कि कुछ ऐसा हुआ हो जो तुम्हें अजीब लगा हो अपने ससुराल में। पहले तो मेरा जहन काम नहीं किया, लेकिन फिर एकदम मेरे जहन में झटका सा लगा। मेरे देवर का मेरी वीडियो बनाना मुझे याद आया। मैंने जल्दी से अपने कजन को अपने देवर की कहानी सुनाई, जिस पर मेरे कजन ने कहा कि मेरा देवर कोई पागल नहीं। फिर मुझे अपने कजन की बात पर यकीन सा हो गया। अगली सुबह मैं अपने घर वापस गई तो सभी लोग आग भुगोले हुए बैठे थे। मेरा शौहर तो मुझे मार देने के दर पर था। हर जगह ये वीडियोस फैल चुकी थी। कौन कौन सी वेबसाइट्स थी जहां मेरी वीडियोस और तस्वीर भेजी गई थी। मैंने अपने शौहर से बोला कि ये सब आपके भाई ने किया है, तो मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं अपने देवर के पास गई जो वहां खड़ा डरे सहमे होने की अदाकारी कर रहा था। मैंने अपने देवर का गिरेबान पकड़ा और उसको झिझोड़ने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने देवर से दूर किया। मेरे शौहर ने मुझे कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता, कोई कसूर नहीं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। बहुत मिन्नत समाजत के बाद मेरे शौहर मुझे अपने साथ रखने के लिए राजी हुआ। मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी। फोन में बंद कर चुकी थी, लेकिन हर वक्त मेरे दिमाग में एक ही टिकटिकी बंदी रहती कि आखिर ये पहेली है क्या। मेरा देवर सचमुच का पागल है या बस दिखाने के लिए ढोंग रचा रहा है। मेरी चच्ची और उनकी बेटी जो यहाँ ही रहते थे, अब मेरे शौहर की चच्ची की बेटी हर वक्त मुझे ताने देती थी। मेरे कजन के कहने पर अब मैं अपने देवर पर नजर रखने लगी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला था। मेरा देवर सबके सामने पागलों जैसा ही रहता। एक रोज रात के वक्त मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में रखी बोतल खाली थी। मैं किचन से पानी लेने जाने लगी जब मेरे देवर के कमरे से दबी दबी चीखों की आवाज आ रही थी। मैंने तजस्सुस के मारे देवर के दरवाजे के साथ जब कान लगाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने अंदर से देवर के चीखने की आवाजें सुनी। अगले सुबह मैंने अपनी सास से कहा कि रात भर देवर के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी, जिस पर मेरी चच्ची की बेटी बोली कि इससे दौरे पड़ते हैं, इस मासूम पर अपने गुनाहों का मलबा मत डालो। मेरी आंखें भर आईं क्योंकि मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराई जा रही थी। मैं खामोशी से कमरे में चली गई। अगले कई रोज मुसलसल ऐसी ही आवाजें आती रहीं। एक रोज मैंने देवर के कमरे में वीडियो ऑन करके फोन ऐसी जगह छुपाया जहां किसी की नजर फोन पर नहीं पड़े। रात गुजरी तो सुबह होते ही देवर के कमरे से जाने के बाद मैं कमरे से जाकर फोन ले आई। कमरे में आते ही जब मैंने वीडियो चलाई तो मेरे सर पर सातों आसमां गिर गए जब मैंने वीडियो में अपने देवर को कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधे हुए देखा।
और एक लड़की उसके मुंह में कपड़ा दिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रही थी। मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा वजूद कांपने लगा। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मेरी ऐसी हालत देखी और मेरी तरफ आया और मेरे हाथ से फोन पकड़कर वीडियो देखने लगा। मेरे शौहर ने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैं भी बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या देवर शुरू से ऐसा था, जिस पर उन्होंने ना में सर हिलाया। मेरा शौहर बहुत परेशान हुआ ये सोचकर कि हम सब के होते हुए उनके भाई पर कोई ऐसा जुल्म कर सकता है। मैंने अपने शौहर को तसल्ली दी और कहा कि जो भी है ना सिर्फ देवर जी का गुनाहगार है बल्कि मेरा भी गुनाहगार है। मैं अपने शौहर के साथ मिलकर अब घर के हर बंदे पर नजर रखने लगी। घर के माहौल के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था, लेकिन ये बात मैं और मेरा शौहर ही जानता था कि सब नॉर्मल होने के बावजूद कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अब मैंने और मेरे शौहर ने रात के वक्त भी देवर के कमरे के बाहर नजर रखना शुरू कर दी। रात के वक्त मैं और मेरा शौहर छुप कर बैठे देवर के कमरे पर नजर टिकाए बैठे थे। जब किसी के आने की आवाज पर हम दोनों मुहतात हो गए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने कमरे में किसी और को नहीं बल्कि चाची को कमरे में जाते देखा। मैंने अचंभे से अपने शौहर की तरफ देखा जिसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने अपने शौहर के कंधों पर हाथ रखा तो वो जल्दी से देवर के कमरे की तरफ गया। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लर्ज गई, जहाँ चाची देवर को जबरदस्ती कुर्सी से बांध रही थी और उसे करंट के झटके देते हुए कह रही थी कि अब किस तरह मेरी बेटी के पोल खोलेगा। सबके सामने पहले तो तेरे भाई ने उसे ठुकराया, उस पर उस गरीब लड़की को हम सबके सर पर मलका बनाकर बैठा दिया ताकि वो हम सब पर हुक्म चला सके। काश तुमने आज से 4 साल पहले मेरी बेटी को गुनाह ना पकड़ा होता जब उसने तेरे भाई की कंपनी के कागजात चोरी करके अपने नाम करवाए थे, तो आज ये तेरी हालत ना होती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन इतना खुदगर्ज और सख्त दिल हो सकता है। एक जीते जागते सही इंसान को पागल कर दिया था महज लालच और नफरत में। मेरे शौहर ने खामोशी से चाची की सारी वीडियो बनाई और फिर पुलिस को कॉल करके घर बुला लिया। पुलिस के आते ही जैसे सब रुक गया। पुलिस ने चाची को वीडियो देखकर गिरफ्तार किया और फिर जैसे चाची के सर पर लगी और पैर पर बुझी, उसने जल्दी से अपनी बेटी का नाम भी ले लिया कि अगर वो फंसेगी तो बाकी भी फंसेंगे। पुलिस स्टेशन जाकर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि चाची की बेटी ने बहुत से जुर्म किए हुए हैं, जिसमें ड्रग्स बेचना और लड़कियों की वीडियोस बेचकर पैसे कमाना भी है। उसी ने मेरी वीडियो भी अपलोड की थी सिर्फ इसी वजह से कि मैं उसके जुनून, उसकी जिद पर भारी पड़ गई थी। मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने देवर का इलाज करवाया। मेरे कज़न और मेरे शौहर ने तमाम वेबसाइट से वीडियो डिलीट करवाई। इंसान अपनी नफरत में भूल जाता है कि वो इंसान से जानवर बनता जा रहा है। इंसान को हर चीज़ की समझ बूझ होती है, मगर जानवर समझ बूझ नहीं रखता और इंसान नफरत में इंसान से जानवर बन जाता है, जो अपनी सारी अक्ल खो देता है और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के बाद जब उसे एहसास होता है तो उसके हाथ में